हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 9 अगस्त 2022 और 9 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 9 अगस्त को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो दिवस है वो हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत छोड़ो स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है वो माना जाता है, जिसमें जनता ने भी भाग लिया था। और 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित है वो किया गया था और प्रस्ताव में भारत से ब्रिटिश सत्ता को वापस करने का आह्वान है वो किया गया था। और इसके साथ ही 9 अगस्त को विश्व के लिए स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ये दिवस है, ये आयोजन उन उपलब्धि या योगदान को पहचान देता है जो स्वदेशी लोग हैं, जो पर्यावरण संरक्षण, गरीबी आदि जैसी विभिन्न मुद्दे हैं उनको सुधारने के लिए करते हैं और दुनिया भर के लोगों को स्वदेशी लोगों पर आधारित एक संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित है वो भी किया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस योजना को हाल ही में लॉन्च करने का निर्णय वो लिया है? तो आंसर दोस्तों ये मिशन वात्सल्य योजना को। जो महिला और बाल विकास मंत्रालय इन्होंने बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए जो 2009-10 की योजना है 9-10 के उसमें केंद्र प्रायोजित योजना में मिशन वात्सल्य योजना जो पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा है इस योजना को लागू वो कर रहा है। अब ये योजना है इस योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जिसमें मिशन वात्सल्य के प्रमुख कार्यों में संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना, सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत देखभाल सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना, गैर संस्थागत समुदाय आधारित जो देखभाल को प्रोत्साहित करना और आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण और क्षमता आदि का निर्माण वो करना। और सभी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है इन्होंने अपने यहाँ इस योजना को लागू करने के लिए मंत्रालय के साथ एक समझौता वो किया है। और मिशन वात्सल्य को केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो योजना है उसके तौर पर केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित लागत बंटवारा अनुपात में अनुरूप लागू किया जाएगा। और मंत्रालय इन्होंने मिशन वात्सल्य योजना के विस्तृत गाइडलाइन वो जारी किए हैं जिसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासन से वर्ष 2022-23 के लिए इस संबंध में वित्तीय दिशा निर्देश है उसके आधार पर अपने वित्तीय प्रस्ताव और योजना तैयार करने को भी कहा है। और मिशन वात्सल्य योजना के नियमों वो 1 अप्रैल 2022 से लागू है हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो आंसर दोस्तों दलाई लामा को नवाजा गया है। जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इनको मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो डिपाल RN जिम्टिडस्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और दलाई लामा को यह पुरस्कार है वो विशेषकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है उनके द्वारा ये प्रदान वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने डेलोट इंडिया को अपना सलाहकार वो नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इन्होंने डेलोइट इंडिया के साथ एक समझौता किया है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। और ये निर्णय वो एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की सिफारिश पर आधारित था जिसमें डेलोट इंडिया सेक्टर वॉर अध्ययन करने के बाद ये भविष्य की कार्य योजना वो पेश करेगा। अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जैसे भारत तेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है और भारतीय कला भवन वाराणसी में बनाया गया। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति है वो गोंड समूह की है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा वो मथुरा जिले में होती है। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन वो 1959 में हुआ था और राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1976 को हुई थी।
और प्रदेश में जो सर्वाधिक कोयला है वो सोनभद्र में प्राप्त किया जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग जो प्राधिकरण का गठन है वो 2004 में हुआ था। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य हैं रामलीला, रासलीला और नौटंकी। और महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है वो झांसी में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है ये अलीगढ़ में है। अब उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार और झारखंड से इसकी सीमाएं वो लगती है। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में टोटल जिले हैं 75। और उत्तर प्रदेश की स्थापना वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि डोनी पोलो एयरपोर्ट वह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो अरुणाचल प्रदेश सरकार है इन्होंने अपने तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया है, जो ईटानगर में अभी काम इसका कार्य वो चल रहा है। और ये राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है। और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा हवाई अड्डा है अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो एयरपोर्ट। और राज्य की जो जनजातीय भाषा में डोनी का अर्थ होता है कि सूर्य और पोलो का चंद्रमा है, वो इसका अर्थ होता है। अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत। और इस प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो असम से लगती है, नागालैंड से लगती है और भूटान से लगती है और तिब्बत से भी इसकी सीमाएं वो लगती है। और अरुणाचल प्रदेश है तो इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना वो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 25 और राजधानी यहाँ की ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय मूल की किस महिला ने मिस इंडिया यूएस का खिताब है ये जीता है? तो आंसर दोस्तों ये आर्या वालवेकर के द्वारा जीता गया है। जो वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वालवेकर है, इन्होंने मिस इंडिया यूएस 2022 है इसका खिताब अपने नाम किया। और ये 18 वर्षीय आर्या है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इनको न्यू जर्सी में आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएस 2022 का ताज पहनाया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा है सौम्य शर्मा, दूसरे नंबर पर रही है। और न्यू जर्सी की है संजना चेकुरी, जो तीसरे स्थान पे रही है। और ये जो खिताब है ये वॉशिंगटन की अक्सी जैन को मिसेज इंडिया यूएस का ताजा पहनाया गया। और न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर को मिस टीन इंडिया यूएस है ये चुना गया है। और 30 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 76 प्रतियोगी हैं। इन्होंने 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं में मिस इंडिया यूएस, मिसेज इंडिया यूएस और मिस टीन इंडिया यूएस में भाग लिया था। और 3 श्रेणियों के विजेताओं को इस सूची के द्वारा आयोजित वर्ल्ड वाइड जो पीजी टेंस में भाग लेने के लिए अगले साल की शुरुआत में मुंबई जाने का भी मौका वो मिलेगा। और इस कार्यक्रम में गायिका शिबानी कश्यप वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 से खुशी पटेल और मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड स्वाति विमल है, इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर दोस्तों जगदीप धनखड़ को चुना गया है। जो जगदीप धनखड़ है इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 से वो जीता। और धनखड़ वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू इनका स्थान लेंगे। और उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य के मंत्री के रूप में भी कार्यभार किया है। और वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिश और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों राष्ट्रीय पोर्टल। जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और एजेंसियां उनके सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय जो पुरस्कार पोर्टल है, राष्ट्रीय पोर्टल पुरस्कार, इसको विकसित किया गया। और इस पोर्टल का उद्देश्य है कि नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्ति या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना। और सरकार ने वयोश्रेष्ठ सम्मान और
पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन है वो आमंत्रित किए हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वो कौन करता है? तो आंसर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी, इन्होंने न्यू दिल्ली में नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता वो की है। और इस बैठक में जो प्रधानमंत्री थिंक टैंक इस पदेन अध्यक्ष रहे हैं। और इस बैठक का उद्देश्य यह है कि केंद्र और जो राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश उनके बीच सहयोग की दिशा में तालमेल बैठाना। और मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने फसल विविधीकरण और तिलहन दलहन और कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शहरी शासन सहित 4 एजेंडा मुद्दों पर अपने राज्यों में सर्वत्र जो पड़ते हैं उनको प्रस्तुत भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर ने स्मार्ट पुलिसिंग समाधान लागू करने के लिए किस राज्य की पुलिस के साथ एक समझौता है वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये गोवा पुलिस के साथ में। जो पुलिसिंग में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए स्मार्ट पुलिसिंग समाधान को लागू करने के लिए MOU फायर है और गोवा पुलिस के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी वो निर्माण करेगा। और जो हाल ही में जो गोवा पुलिस है उसके द्वारा भी आधिकारिक घोषणा वो की गई है, जिसमें अपने उन्होंने बताया कि उसमें अपनी जो प्रक्रिया है उनको डिजिटल बनाने के लिए जो लेवल फर्स्ट है ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर उसके साथ एक समझौता वो किया है। और ये जो समझौता है इसमें जो MOU पुलिसिंग में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए एक स्मार्ट पुलिसिंग समाधान को लागू करने के लिए फायर और गोवा पुलिस के बीच में ये भागीदारी हुई है। और ये उन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने में मदद करेगा जो सभी हितधारकों के लिए सभी घटनाओं को अधिक विस्तार से दर्शाती है। और समझौता वो ऑफलाइन सिस्टम के एक डिजिटलीकरण और डिजिटलीकरण में भी मदद वो करेगा। और एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार देखें तो फायर के द्वारा ब्लॉकचेन आधारित जो स्मार्ट पुलिसिंग समाधान है वह सभी आधिकारिक गतिविधियों को सटीक रूप से रिकॉर्ड वो कर सकते हैं, जिसमें पुलिस नागरिकों को उनके रिकॉर्ड और सबूतों का पता लगाने में मदद वो करेगी। और ब्लॉकचेन तकनीक वो गोवा पुलिस के लिए एक स्थायी स्मार्ट पुलिसिंग समाधान बनाने और प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और अधिक पर्यावरण के अनुकूल और कुशल बनाने में भी मदद वो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है इसके MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों रविंद्र ठक्कर को नियुक्त किया गया है। जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इन्होंने अपनी लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया हाल ही में। और कंपनी के चेयरमैन थे हिमांशु कंपानिया, इन्होंने अपने पद से 19 अगस्त है इसको ये रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह मौजूद मैनेजिंग डायरेक्टर है MD और CEO के रूप में रविंद्र ठक्कर है वो कंपनी के नए चेयरमैन होंगे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मंगल 2 ही परिक्रमा यान में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने के कतार में है। तो इसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी UU ललित। जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति है UU ललित जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश या CJI है वो उस बनने के कतार में है। चलो दोस्तों आज का वीडियो पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।